नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग। दोस्तों, ये टॉपिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और वे स्टूडेंट्स जो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विद द न्यू टॉपिक माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर का पहले डेफिनेशन को समझते हैं। Here is the definition. The microprocessor is a programmable integrated device that has computing and decision-making ability similar to that of CPU of computer. दोस्तों, माइक्रोप्रोसेसर जो होता है बिल्कुल आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है। इट्स वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। बिना इसके हम कह सकते हैं कंप्यूटर डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है कंप्यूटर का। द माइक्रोप्रोसेसर कम्युनिकेट्स एंड ऑपरेट्स इन बाइनरी नंबर 0 and 1 कॉल बिट्स। माइक्रोप्रोसेसर जो होता है बाइनरी नंबर्स में ही ऑपरेट करता है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट कि बाइनरी नंबर 0 और 1 तो माइक्रोप्रोसेसर का या कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, तो उसको ह्यूमन बीइंग समझ नहीं सकते हैं। तो माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, कोडिंग को समझने के लिए कुछ न्यूमोनिक्स, कुछ असेंबली लैंग्वेजेस को डिकोड किया जाता है और उस असेंबली लैंग्वेज की हेल्प से हम प्रोग्रामिंग्स को लिखते हैं और समझते हैं। तो माइक्रोप्रोसेसर या कंप्यूटर का लैंग्वेज बाइनरी होता है, 0-1 होता है, बिट्स होते हैं। और उसको समझने के लिए ह्यूमन बींग्स उसको बेसिकली नहीं समझ सकते, उसको समझने के लिए कुछ कोडिंग किया जाता है। इसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज के फॉर्म में हम प्रोग्रामिंग्स को लिखते हैं और समझते हैं। ईच माइक्रोप्रोसेसर रिकॉग्नाइजेस एंड प्रोसेस अ ग्रुप ऑफ बिट कॉल्ड word is basically a combination of bits and microprocessor are classified according to their word length. For example, a microprocessor with 8-bit processor word is known as 8-bit microprocessor and a processor with 32-bit word is known as 32-bit processor. So this is the basic definition of microprocessor. Okay. Next, this is the basic model 8085 hardware model is over here. You can see, आप देख सकते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर बेसिकली इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं: ALU, रजिस्टर एंड कंट्रोल। ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर एंड कंट्रोल सिग्नल्स आर देयर। और 3 पेरिफेरल्स हैं: मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट। बेसिकली यू नो वेरी वेल, आप सब लोग जानते हैं कि ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर का बेसिकली बहुत ही मेजर पार्ट होता है, माइक्रोप्रोसेसर का भी, जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। रजिस्टर्स में डाटा स्टोर होते हैं जिससे कि हम डाटा को ले सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और कंट्रोल सिग्नल्स का काम होता है कि अगर डाटा को सेंड करना है, रिसीव करना है, रीड करना है, राइट करना है, ये सब तभी हो पाएगा जब कंट्रोल सिग्नल्स हमारे पास होंगे। कंट्रोल सिग्नल्स की हेल्प से ही ये सब पॉसिबल है कि डाटा को सेंड करना है, रिसीव करना है। मेमोरी के लिए ड्यूअल एरो शो किया गया है। ड्यूअल एरो शो करता है कि हम मेमोरी से डाटा को ले भी सकते हैं, रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं, या रजिस्टर से डाटा को लेकर मेमोरी तक सेंड भी कर सकते हैं। ओके, दैट इज व्हाई ड्यूअल एरो हैज बीन सेंड ओवर हियर। ओके, इनपुट में सिंगल एरो है। यू नो वेरी वेल कि इनपुट से डाटा को लेंगे, और आउटपुट में भी सिंगल एरो है, जहाँ पे डाटा को हम सेंड करते हैं, जहाँ पे रिजल्ट हम सेंड करते हैं। तो माइक्रोप्रोसेसर के 3 मेजर पार्ट्स हमारे पास हैं: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर एंड कंट्रोल सिग्नल्स। बिना कंट्रोल सिग्नल्स के कोई भी ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। रजिस्टर्स में डाटा स्टोर होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट इज ओवर हियर, नेक्स्ट स्लाइड। यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि सीमॉस टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। ये बेसिकली एक ALU है, 1-bit ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिससे कि कुछ अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसको डिजाइन करने के लिए आपको माइक्रोप्रोसेसर की प्रोग्रामिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी, और लॉजिक गेट्स का डिजाइनिंग, उसका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। अगर आपका लॉजिक गेट्स का डिजाइनिंग और माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी है, तब भी आप सीमॉस टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये बस आपके देखने के लिए है, समझने के लिए, बनाने के लिए तब पॉसिबल होगा जब आप प्रोग्रामिंग और लॉजिक गेट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जस्ट यू हैव टू लुक इट। ओके, नो नीड टू पैनिक, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस आप देखिए, फ्यूचर में आप इसको भी करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज ओवर हियर। अब ये दोस्तों आपके सामने 8085 का रजिस्टर मॉडल यहाँ पर है। रजिस्टर मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर, BC,
DEHL, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, डाटा बस एंड एड्रेस बस। इन सब के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर हिंट करते हैं कि जो भी अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं माइक्रोप्रोसेसर में प्रोग्रामिंग की हेल्प से, वो सारा ऑपरेशन जो है एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। फ्लैग रजिस्टर्स में कुछ सिग्नल्स होते हैं, साइन, कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो, लाइक दिस। तो जैसा रिजल्ट होता है वैसा फ्लैग रजिस्टर्स में सिग्नल हमको मिलते हैं, सेट और रिसेट। सेट मतलब सिग्नल मिलेगा और रिसेट मतलब सिग्नल नहीं मिलेगा। तो अगर सपोज कि ये रिजल्ट हमारा, हमने एडिशन किया, एडिशन में कोई कैरी आ रहा है, तो फ्लैग रजिस्टर में जो कैरी सिग्नल होगा वो सेट हो जाएगा, वो सिग्नल देगा। सपोज कि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में अगर रिजल्ट हमारा जीरो आता है तो फ्लैग रजिस्टर में जो जीरो सिग्नल होगा वो सेट हो जाएगा, लाइक दिस। तो फ्लैग रजिस्टर्स में कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप के बने होते हैं। फ्लिप फ्लॉप आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे से, डिजिटल लॉजिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप्स की हेल्प से फ्लैग रजिस्टर्स को डिजाइन किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में मैंने डिफाइन किया है कुछ। लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इज accumulator and these registers. In this you can see register basically 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, B, C, D, E, H, L। इंडिविजुअली B या C या H या L या D या E ये सब 8 बिट के रजिस्टर होते हैं, और कंबाइन करें तो BC 16 बिट का हो गया, DE 16 बिट का हो गया, HL 16 बिट का हो गया। तो कंबाइंड ये 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, मगर इंडिविजुअली ये 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, और इनके हेल्प से हम अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस को असेंबली प्रोग्रामिंग के जरिए हम लोग परफॉर्म करते हैं विद हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। एक्यूमुलेटर भी 8 बिट का रजिस्टर होता है, और हमेशा इस बात पर फोकस कीजिएगा कि जो भी अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो आपके एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है, चाहे रजिस्टर कोई भी हो, मगर जो भी अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो आपके एक्यूमुलेटर में जाकर ही स्टोर होगा और कहीं भी स्टोर नहीं होगा। सो एक्यूमुलेटर जो होता है, बेसिकली एक्यूमुलेटर हमारा एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है। इट इज वन ऑफ द मेजर पार्ट वी कैन से एक्यूमुलेटर। ओके, यू कैन जस्ट सी ओवर हियर, एक्यूमुलेटर मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इंडिकेट किया है। एक्यूमुलेटर इट इज एन 8 बिट रजिस्टर दैट इज अ पार्ट ऑफ ALU, जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का पार्ट होता है, जो कि बहुत ही मेजर पार्ट होता है। याद रखिएगा, जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे अर्थमेटिकल लॉजिकल, वो सब एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है और कहीं स्टोर नहीं होता है। ओके, जहां तक फ्लैग्स की बात है, तो फ्लैग्स भी मैंने आपको पहले ही बताया है कि फ्लैग्स भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का एक पार्ट होता है, जिसको बेसिकली फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा। और फ्लिप फ्लॉप्स, जैसा मैंने कहा था कि फ्लैग्स बेसिकली यहाँ पे मैंने इंडिकेट भी किया हुआ है कि जीरो, कैरी, साइन, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, जैसा हमारा रिजल्ट होगा उससे अकॉर्डिंग ये फ्लैग्स हमारे सेट या रिसेट होते हैं और सिग्नल्स हमें मिलते रहते हैं। इनके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपको एक बेसिक मॉडल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं कि 8085 का प्रोग्रामिंग हम करके कैसे। बिना 8085 के प्रोग्रामिंग मॉडल के आप माइक्रोप्रोसेसर की प्रोग्रामिंग नहीं समझ सकते हैं, ना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बस एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, दीज आर द बेसिक टर्म्स, ये सब बेसिक टर्म्स हैं। ओके ओके, नेक्स्ट इज ओवर हियर, यू कैन सी नाउ प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर। सो प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर, these are 16-bit register that is used to hold memory addresses. Okay, the function of program counter is to point to the memory address from which the next byte is to be fetched. प्रोग्राम काउंटर का फंक्शन ये होता है कि जहां से हमको नेक्स्ट बाइट को लेना है उस पर वो जाके पॉइंट करता है कि यहां से आपको डाटा को उठाना है। ओके, तो प्रोग्राम काउंटर का बेसिकली फंक्शन क्या है कि ये जो होता है, यू कैन जस्ट सी, सॉरी, you can just see the program counter is up to point to the memory address from which the next byte is to be fetched. Okay, तो प्रोग्राम काउंटर का काम यही होता है कि जहां से आपको अगले डाटा को पिकअप करना है, लेना है, उस डाटा को, उस एड्रेस को ये पॉइंट करेगा कि यहां से आपको डाटा को पिकअप करना है। ओके, नाउ स्टैक पॉइंटर, इट पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन इन रीड राइट मेमोरी कॉल्ड स्टैक। ओके, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, मगर फिलहाल आज जो है एक बेसिक प्रोग्रामिंग मेथड आपको समझाता हूं और आपको समझ में जरूर आएगा अगर आप ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे तो। ओके,
Okay, next slide, you can just see over here. 8085 इंस्ट्रक्शन सेट इज ओवर हियर। नाउ इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होता है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सेट को दो पार्ट्स में, एक होता है ऑपकोड और दूसरा होता है ऑपरेंड। ऑपकोड बेसिकली जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है जो हम लोग डिजाइन करते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने डिजाइन किया है समझने के लिए, और इसको कंप्यूटर बाइनरी पैटर्न में लेता है, समझता है। तो इसको समझते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन सेट मैंने यहाँ दिए हैं। पहला इंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ पर है मूव। तो मूव वी कैन से मूव CA। मूव CA का मीनिंग यहाँ पर है कि A फॉर एक्यूमुलेटर एंड C फॉर इट इज द रजिस्टर वैल्यू। ओके, तो एक्यूमुलेटर का जो डाटा होगा वो आपके C में कैरी हो जाएगा, यानी कि जो डाटा हमारा एक्यूमुलेटर में यहाँ पर होगा, एक्यूमुलेटर से डाटा आएगा और आपके रजिस्टर नंबर C में जाकर स्टोर हो जाएगा, ये मतलब है। ओके, तो मूव CA मीन्स whatever data is stored in the accumulator, that data is just transferred to the register C. Okay, that is copied. डाटा हमेशा कॉपी होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ओवर हियर, दैट इज ऐड। यू कैन सी, सो ऐड बी का मतलब होता है कि जो भी डाटा हमारे रजिस्टर B में है वो डाटा एक्यूमुलेटर के साथ ऐड हो जाएगा। एक्यूमुलेटर में जो भी डाटा हमारा होगा उसके साथ हमारा B का जो डाटा होगा वो एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ ऐड हो जाएगा, और जो रिजल्ट हमारा होगा वो रिजल्ट हमारे एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है और कहीं स्टोर नहीं होता है। सो व्हाट एवर रिजल्ट इज देयर आफ्टर एडिशन वो हमारे एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ओके, सो ऐड B का मतलब कि B का जो भी डाटा है वो एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ ऐड होकर के रिजल्ट हमारे एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास है CMA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक्यूमुलेटर में जो डाटा हमारा स्टोर हुआ है उसको एक कॉम्प्लीमेंट कर देगा, उसको ये इन्वर्ट कर देगा। ओके, आई होप कि आपको इंस्ट्रक्शन समझ में आए होंगे। अभी बस कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ ले रहा हूँ, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ पर हैं जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स नेक्स्ट लेक्चर्स में जरूर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फिर से कहूँगा एक बेसिक मॉडल है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हियर वी आर विद 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस। कुछ 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम लोग समझते हैं। आप देख सकते हैं कि पहला इंस्ट्रक्शन जो हमने यहाँ लिखा हुआ है वो है MVI A32H। MVI मीन्स कि मूव इमीडिएट, यानी कि जो डाटा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है या हमने यहाँ लिखा हुआ है 32H, ये डाटा डायरेक्टली हमारे एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। सो MVI A मीन्स मूव इमीडिएट, means whatever data is there that will be directly stored in the accumulator. ओके, यानी 32H का डाटा जो आप यहाँ हेक्सा डाटा आपने इसको दिया है वो आपके एक्यूमुलेटर में डायरेक्टली जाकर के स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MVI B। सो MVI B means move immediate the register B, means whatever data you have written over here, you have given over here, you can see, आप देख सकते हैं कि F2 डाटा आपने यहाँ दिया हुआ है, तो ये डाटा जो हेक्सा डाटा आपने दिया है ये डायरेक्टली आपके रजिस्टर B में स्टोर हो जाएगा। सो MVI मीन्स मूव इमीडिएट, डायरेक्टली दैट डाटा विल बी कॉपीड टू दैट पर्टिकुलर रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट इज आउट 01 मीन्स वट एवर द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट हमारे अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन में, अर्थमेटिक ऑपरेशन में होगा वो रिजल्ट हमारे इस पर्टिकुलर पोर्ट दैट इज 01 पोर्ट जो आपने इंडिकेट किया है इस पर आपको रिजल्ट इंडिकेट किया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग। अब आते हैं प्रोग्रामिंग पर, जो कि सबसे मेजर पार्ट है। ओके, अगर आप इंस्ट्रक्शंस को समझे हैं तो प्रोग्रामिंग को भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये सबसे मेजर पार्ट है। ओके, एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग मॉडल मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। MVI A32H मीन्स कि 32H का डाटा जो है वो आपके एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर हो जाएगा। MVI B 48H डाटा जो है वो आपके रजिस्टर B में जाकर स्टोर हो जाएगा। ऐड B, यानी कि B में जो डाटा आपने स्टोर किया है वो एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद वो रिजल्ट जो होगा वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ओके, सो अगेन वी कैन से MVI H का मीनिंग यहाँ पर हुआ कि जो भी आपका डाटा MVI A नॉट H, MVI A 32H मीन्स 32H का डाटा जो है वो आपके एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। MVI B 48H मीन्स 48H आपके रजिस्टर B में स्टोर हो जाएगा। ऐड B मीन्स
कि बी का जो डाटा है वो आपके एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ ऐड हो जाएगा और रिजल्ट हमारा एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा। ओके, एंड आउट यानी कि अब रिजल्ट जो होगा, जो भी रिजल्ट हमारे एक्यूमुलेटर में स्टोर है वो रिजल्ट हमारे इस मेमोरी लोकेशन पर जाके हमें मिलेगा। HLT मीन्स हॉल्ट, यानी कि अब आपने प्रोग्राम को रोक दिया। तो सिंपल सा प्रोग्रामिंग है जो कि एडिशन को शो करता है कि हमने दो डाटा को लिया और उसको हमने ऐड कर दिया। तो MVIA मीन्स ए में जो डाटा है, MVIA मीन्स मूव इमीडिएट, यानी कि ए में 32H का डाटा स्टोर हुआ। MVIB 48H मीन्स रजिस्टर बी में हमारा 48H का डाटा स्टोर हुआ। ऐड बी मीन्स बी में जो भी डाटा होगा वो आपके एक्यूमुलेटर डाटा के साथ ऐड हो जाएगा और रिजल्ट हमारे एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। और आउट मीन्स जो रिजल्ट है वो हमारे पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट हो जाएगा, जिसको हम देख सकते हैं। एंड HLT हॉल्ट मीन्स आपने प्रोग्राम को फाइनली क्या किया, आपने रोक दिया, स्टॉप कर दिया। ओके दोस्तों, ये साइड्स में जो लिखा है वो हेक्स कोड है। हेक्स कोड जो कंप्यूटर समझता है, कोडिंग का एक लिस्ट होता है जिसको देखकर हम कोडिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 3E जो यहाँ लिखा हुआ है, 3E जो है वो MVIA की कोडिंग है। जो हम यहाँ लिखते हैं MVIA मूव इमीडिएट एक्यूमुलेटर, इसकी जो हेक्स कोडिंग होती है वो 3E है। ओके, उसके बाद जो डाटा है 32H जिसको हमको स्टोर करना है एक्यूमुलेटर में, वो हमारा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर होता है 32H। ओके, ये मेमोरी एड्रेस है कि 2000 पर आपका 3E मतलब मूव इमीडिएट एक्यूमुलेटर, 2001 पर आपका 32H है जो इसको आप एक्यूमुलेटर में स्टोर कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि MVIB का जो हेक्स कोडिंग होता है दैट इज 06 और डाटा जो स्टोर करना है रजिस्टर में वो कितना है 48H, यानी कि 48H का डाटा आपका MVIB यानी कि बी रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। इस तरह से ये हेक्स कोड है। तो हेक्स कोड के बारे में अभी फिक्र नहीं करनी है, वो तो लास्ट पॉइंट होता है हमारा। जब प्रोग्रामिंग हम लिख लेते हैं तो हेक्स कोड को बुक से देखकर कोडिंग करके प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके, सो दिस इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग टू फॉर एडिशन। एंड हमेशा याद रखिएगा जो भी रिजल्ट हमें मिलता है वो आपके एक्यूमुलेटर में जाकर के स्टोर हो जाता है। ओके, अब इसको मैंने एक सिंपल से मॉडल के हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्लाइड में लेट्स सी मेमोरी रीड ऑपरेशन। आप देख सकते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट यहाँ पर शो किया गया है। ओके, अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये एड्रेस बस होता है। एड्रेस बस बेसिकली जो हमारा होता है 16 बिट का मेमोरी एड्रेस होता है और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इट इज यूनिडायरेक्शनल नॉट बाई डायरेक्शनल। ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है जहाँ से डाटा को हमें लेना होता है, फेच करना होता है। ओके, या सेंड करना होता है, जो भी हम कह सकते हैं, तो उसको ये पॉइंट करता है। और लास्ट में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये आपका है डाटा बस। डेटा बस जो होता है बेसिकली बाई डायरेक्शनल होता है। इससे डेटा को हम ले भी सकते हैं मेमोरी से और मेमोरी पर हम इसको सेंड भी कर सकते हैं। ओके, तो डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल 8 बिट का होता है और एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल जो कि 16 बिट का होता है। याद रखिएगा कि एड्रेस बस जो होता है उस पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट करता है जहाँ से डेटा को फेच करना होता है या सेंड करना होता है। ओके, और जो भी डेटा होता है वो डेटा बस के जरिए हम MPU तक ला सकते हैं या मेमोरी लोकेशन पर सेंड कर सकते हैं। और इस फिगर के हेल्प से आप ये चीज देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट किया गया, सपोज कि 2001, और 2001 पर जो भी डाटा होगा उसको हमारा डाटा बस के जरिए वो जो डाटा होगा मेमोरी चिप से आएगा और डेटा बस के जरिए MPU पर सेंड किया जाएगा या MPU से वहां सेंड किया जाएगा। जो भी प्रोग्रामिंग आपने लिखी हो उससे अकॉर्डिंग ये फंक्शन करेगा। अब ये जो छोटा सा सिग्नल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, ये जो एरो है ये एरो इंडिकेट करता है कंट्रोल सिग्नल को कि किस तरह के सिग्नल, किस तरह के ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं। मेमोरी रीड है या राइट है, तो वो सिग्नल कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा, उससे अकॉर्डिंग ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग। काफी सिंपल है प्रोग्रामिंग, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा। ओके, सो फ्रेंड्स दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी नेक्स्ट फिजिक्स के ऐसे टॉपिक पर या इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी टॉपिक पर मैं लेक्चर बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इंडिकेट कीजिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो। ओके, थैंक यू।